नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का रण, 202 नामांकन रद्द। अब मैदान में 6238 प्रत्याशी। आज चुनाव चिन्ह का होगा आवंटन। दून अस्पताल में स्वच्छता और सफाई को लेकर सराहनीय कदम। स्वच्छता बनाए रखने के लिए कलर कोडेड बेडशीट योजना शुरू। ईमानदारों ने फैसले का किया स्वागत। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर सीएम धामी के प्रयास ला रहे रंग। मशरूम की खेती साबित हो रही धरती पुत्रों के लिए सोना। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा काम। हरिद्वार में चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद जागा प्रशासन। डीएम और एसएसपी ने कई दुकानों पर की छापेमार कार्रवाई। कई दुकानों को किया सील। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, तापमान में रोज गिरावट। स्वास्थ्य महकमे भी अलर्ट मोड पर। बुजुर्ग और बच्चों को बाहर नहीं निकालने की सलाह। और अब खबरें विस्तार से। नगर निकायों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। मेयर पद के लिए 103 नामांकन आए हैं, वहीं जिनमें से 2 रद्द हो गए हैं। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में 2 दिन की जांच के बाद 202 नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। आज बृहस्पतिवार को प्रत्याशियों को नाम वापसी का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची जारी हो जाएगी। नगर निकायों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हुई। मेयर पद के लिए 103 नामांकन आए हैं, जिनमें से 2 रद्द हो गए हैं। 43 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए 285 नामांकन आए, जिनमें से 20 रद्द हुए। 46 अध्यक्ष पद के लिए 302 नामांकन आए, जिनमें से 12 रद्द हुए। मेयर अध्यक्ष के कुल 690 में से 34 रद्द हो गए। अब 656 बचे हैं। इनमें मेयर के 101, नपा अध्यक्ष के 265 और नपा अध्यक्ष पद के 290 नामांकन बचे हुए हैं। आज चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। भाजपा से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरे भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शर्मा ने नहीं लिया अपना नामांकन वापस। कई बड़े नेता दिन भर नरेंद्र शर्मा को मनाने के लिए ढूंढते रहे, लेकिन नरेंद्र शर्मा ने कल से अंडरग्राउंड होकर आज 5 बजे बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि 38 वर्षों से भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। बता दें कि भाजपा से बागी होकर 55 वर्षीय नरेंद्र शर्मा ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन अपना नामांकन वापस नहीं लिया और अब वह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मैंने जो नामांकन पत्र खरीदा वो बहुत सोच समझ के खरीदा और वो रामनगर की जनभावनाओं का आदर करते हुए खरीदा था और जनभावनाओं की आदर करते हुए ही मैंने जो है नामांकन भी किया। नामांकन करने के पश्चात आज नामांकन वापस लेने की तिथि थी। मेरा कोई मतलब ही नहीं होता था कि मैं कहीं किसी प्रकार से कहीं डिगूं। राष्ट्रीय दल ने कोशिश करी कि मेरे को डिगाने की बहुत कोशिश करी, बहुत खोजबीन करी, लेकिन मैं उनके दबाव में नहीं आया क्योंकि मेरे पर जो है जनता का दबाव ज़्यादा था। इसलिए मैं राष्ट्रीय दलों के दबाव में नहीं आया और मैंने नामांकन वापस नहीं लिया।
हल्द्वानी में निकाय चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को नाम वापसी का दिन था, लिहाजा कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी के साथ वार्ड में 267 पार्षदों द्वारा नामांकन करवाया गया था, जिसमें से 9 नामांकन निरस्त हुए और देर शाम तक लगभग 8 पार्षद प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा का कहना है कि नामांकन वापसी का आखिरी दिन 8 पार्षदों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब शुक्रवार से निर्वाचन विभाग चुनाव चिन्ह आवंटित करेगा और 23 जनवरी को मतदान और 25 जनवरी को मतगणना होगी। नगर देखिए, सभासदों के 60 वार्ड के लिए 3 सभासदों में की सीट पर केवल 1 नामांकन प्राप्त हुआ है और कुल 267 नामांकन हमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से 9 निरस्त किए जा चुके हैं स्क्रूटनी के बाद। और आज नाम वापसी का आखिरी तिथि है। अभी नाम वापसी की कार्रवाई जारी है और करीबन 8 कैंडिडेटों द्वारा नाम वापस ले लिए गए। कल सिंबल अलॉटमेंट की तिथि है और कल ही कैंडिडेट जो विधिमान कैंडिडेट होंगे उनकी सूची भी जारी कर दी जाएगी और सिंबल भी अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। हल्द्वानी में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर निगम हल्द्वानी पिछले 10 साल से बदहाल है। लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहने के बावजूद भी यहां की हर सड़क खुदी हुई है और भाजपा के दावे पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस एक मजबूत चुनावी तंत्र के साथ कार्यकर्ताओं के जोश और नेताओं के समर्थन को लेकर प्रचंड बहुमत से हल्द्वानी नगर निगम का चुनाव जीतेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी छात्र संघ चुनाव से इसी शहर के लोगों की अलग अलग माध्यमों से सेवा करते आए हैं, इसलिए इस बार हल्द्वानी शहर की जनता का सहयोग ललित जोशी को अवश्य मिलेगा। अब देखिए क्या चूक रही है, क्या कमी रही। जो हमारे पहले प्रत्याशी थे उनका पर्चा खारिज हुआ, फिर एक नामांकन और किया गया है, उसका भी अपहरण कर लिया गया। तो सही मायनों में भाजपा जहां पर हार रही है, वहां पर इस तरह के हथकंडे अपना रही है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में हमने जो देखा है, हमने योग्यतम उम्मीदवार दिए हैं, बेहतर उम्मीदवार दिए हैं। हाँ, कहीं पर कोई कमी रही है जो हमारे आज कई प्रभावी नेताओं ने नामांकन किए हैं। हम उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि किस तरह से अपने नामांकन पत्र वापस लें, जिससे कि हम मजबूती से भाजपा के खिलाफ लड़ाई। उत्तराखंड के देहरादून में सरकारी दून मेडिकल कॉलेज ने साफ सफाई रखने के मकसद से मरीजों के लिए कलर कोडेड बेडशीट की शुरुआत की है। इसके तहत हफ्ते के 7 दिन अलग अलग रंग की बेडशीट दी जाएगी। अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार इस पहल से कर्मचारियों को आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी चादरें बदलनी हैं। इससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। साथ ही ये पक्का किया जा सकता है कि मरीजों को हर दिन साफ चादरें मिलें। कई तीमानदारों ने अस्पताल की इस पहल का स्वागत किया और मरीजों की स्वच्छता पर ध्यान देने की तारीफ की। अस्पताल अधिकारियों को उम्मीद है कि उनकी ये पहल राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी लागू की जाएगी। तो 7 दिन की 7 चादरों के कलर दिए गए हैं, जिससे वो डेली चेंज होंगी तो एक सफाई व्यवस्था बनी रहेगी। साथ ही मरीजों के लिए भी एक ये सुविधा रहेगी कि उनको इन्फेक्शन ना फैले। और पूरा आप देखेंगे तो पूरे अस्पताल में आज येलो कलर की चादरें हैं, कल वो हल्के ब्लू कलर की होंगी, आगे डार्क ब्लू कलर की, मंडे में वो सफ़ेद रंग की होंगी। इसमें ट्यूसडे का पिंक कलर रखा गया है रेड की तरफ मिलता हुआ, और बुधवार को ग्रीन कलर है। तो ये एक इनिशिएटिव मरीजों को साफ सफाई व्यवस्था के लिए और एक पूरे स्टेट में यूनिफॉर्मिटी रहे इसके लिए किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मशरूम की खेती छोटे किसानों के लिए
सोना साबित हो रही है। विगत दिनों ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के विजिट के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली के जिला अधिकारी संदीप तिवारी सहित तमाम रेखीय विभागों के अधिकारियों को ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कृषि और बागवानी के क्षेत्र में मशरूम उत्पादन जैसे अच्छे प्रोजेक्ट पर काम करने के निर्देश दिए थे, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो और लोगों को स्वरोजगार मिल सके। प्रशासन द्वारा इस दिशा में काम करने पर आज मशरूम की खेती काश्तकारों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मुख्य कृषि अधिकारी जेपी तिवारी ने जिले में मशरूम मॉडल के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कर्णप्रयाग से लेकर के भरानी सेन तक के गांवों को मशरूम बेल्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। नवाचारों के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी खेती गांव में 100% अनुदान पर 8 मशरूम टनल बनाए गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले लोगों व उनके बच्चों को सरकार के द्वारा जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने न्याय मित्र नवनीश नेगी को इन लोगों से मिलकर इन्हें मिलने वाली सुविधाओं की जांच कर 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जनवरी की तिथि नियत की है। बीते रोज हुए आदेश पर निदेशक शहरी विकास कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। उनके द्वारा कहा गया कि एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 549 कूड़ा बीनने वाले लोग हैं। उनमें से कई के पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी हैं और वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। माननीय न्यायालय के पिछले दिन के आदेश के परसुएंट में आज जो है डायरेक्टर पुनः उपस्थित हुई थी माननीय न्यायालय में, और न्यायालय ने कहा कि पिटिशनर के काउंसिल से, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके काउंसिल से आप व्यक्तिगत रूप से रेड पिकर्स से मिलें और 9 तारीख को स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई 9 तारीख को फिर से होनी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो रेड पिकर्स है, कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, तो वो बड़े बहुत ही बुरी स्थिति में हैं। उनको जो है पोषण का अभाव है, उनके साथ रहने का, रिहाइश का अभाव है और काफ़ी उनके साथ समस्याएं हैं। तो क्योंकि वो समाज के अभिन्न अंग हैं, तो इसलिए जो है कोर्ट का ये कहना है कि उनकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर स्कीम के तहत की जानी चाहिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक सहित अब्दुल मोईद और जावेद की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई की। लंबी सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अब्दुल मलिक व अब्दुल मोइन के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। अब कभी भी दोनों की जमानत याचिका पर कोर्ट अपना निर्णय सुना सकती है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा कि अब मामले में चार्जशीट दायर हो गई, इसलिए ये जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। जबकि मलिक की तरफ से कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त की है, इसलिए उनकी जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई उच्च न्यायालय में ही की जाए। अब्दुल मलिक के खिलाफ 3 एफआईआर थी मनभूर कांड से संबंधित, और उनके बेटे अब्दुल मोईद के खिलाफ भी 3 एफआईआर थी उसी कांड से संबंधित, जिसमें आज काफ़ी डिटेल्ड हियरिंग हुई। लगभग 1 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मांझे से युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई तेज कर दी। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में ज्वालापुर समेत कई क्षेत्रों में दुकानों और गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। कार्रवाई के दौरान चाइनीज मांजा रखने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और दोषी दुकानों को सील किया जा रहा है। उप जिलाधिकारी अजय वीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि पहले भी कई दुकानों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार चाइनीज मांजा बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं।
इस जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहाँ से भी चाइनीज़ मांझा बरामद किया जा रहा है वहाँ पे उसको सील करा जा रहा है ताकि नष्ट कर सकें। अगर ज़रूरत पड़ी तो दुकान को भी सील कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जा रहा है। सर लोग देखिए सभी से वाली हमारी अपील रहेगी कि चाइनीज़ मांझे को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दें, मतलब इससे लोगों की जान को ही खतरा है सीधा। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कनकल थाना क्षेत्र में, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये जो चाइनीज़ मांझा जो प्रतिबंधित मांझा है, इसका उपयोग किया जा रहा है पतंगबाजी में। तो आज होलसेलर्स को पहले भी नोटिस दिया था, इनके विरुद्ध सीजर और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें अभी ज्वालापुर क्षेत्र में विभिन्न जो होलसेलर हैं इनके यहाँ छापा मारा गया है, तो अवैध मांझा पकड़ा गया है। वहाँ पे मुकदमे की कार्रवाई तथा सीजर किया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी पूछताछ की जा रही है, इसमें जो संबंधित सेक्शंस के हिसाब से उस पर कार्रवाई। आखिर 20 घंटे के बाद लोहाघाट के अक्कलधारे के पास वाहन दुर्घटना में मारे गए चालक लीलाधर भट्ट निवासी कोट अमोड़ी का शव बरामद कर लिया गया। गुरुवार के दिन भर चला कठिन रेस्क्यू अभियान के बाद देर शाम लगभग चालक के शव को कैंटर से बाहर निकाला गया। अभियान में पुलिस, एसडीआरएफ, फायर टीम, आईटीबीपी के साथ साथ स्थानीय युवाओं ने भी मदद की। ये कल रात 9:30 बजे ये ट्रक गिरा था यहाँ पर, और इसमें हमने कल रात ही जो है एक आज सुबह हमने पुनः ये रेस्क्यू चला दिया था। 6:30 बजे से मैंने अपना समस्त रेवेन्यू स्टाफ यहाँ पर भेज दिया था। तत्पश्चात सभी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस प्रशासन सभी लोग हम यहाँ पर मिले रहे और प्रयास कर रहे हैं, और आईटीबीपी के सहयोग से चेन कुप्पी वगैरह करके गाड़ी को पलटा के हमने चालक की बॉडी को रिकवर कर लिया है। ये कल एक कैंटर हमारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ये अक्कलधारा के पास, शिवालय के पास, और इसमें कल ही जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तत्काल पुलिस, एसडीआरएफ और संबंधित विभाग यहाँ मौजूद आ गए थे, और जिसमें एक को कल ही हमें रेस्क्यू कर लिया गया था। इनका नाम था सोनू राय, उसका नाम था। तो उनको कल रेस्क्यू कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा स्टीप उसमें फंसी हुई थी, इसलिए चालक का शव उसमें बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था। तो रात अत्यधिक हो जाने के कारण ये रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा हमें स्थगित करना पड़ा। आज सुबह से हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगा था, जिसमें हमें आईटीबीपी द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया, स्थानीय लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया, क्योंकि दुर्घटना ऐसी जगह हुई थी जिसमें कि मैनुअल और एज वेल मैकेनिकल दोनों मशीनों के द्वारा हमारा जो मदद ली गई, उसके द्वारा हमें ट्रक को पलटा किया गया, तब जाके हमें कटर की सहायता से हमारे ड्राइवर को रेस्क्यू कर पाए। शासन हाथ अपने हाथ पैर खड़े कर दे, हमसे कह दे, हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, पुलिस प्रशासन उल्टा हमारे लोगों को गाली देने में आतुर है। और हम ये कह रहे हैं अगर इनके बस का नहीं है तो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अपने संसाधनों से इस गाड़ी को उठाएंगे, हम अपने व्यक्ति की लाश को निकालेंगे। हमारा तो बच्चा है, किसी का भाई है, ये गलत बात है। कर रहा से कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।